नमस्कार। आज हमारे चर्चा का विषय है शहरी फैलाव के अध्ययन में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग। तो हम सब आपने देखा होगा, हम ज़्यादातर शहरी इलाकों में आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसका एक कारण है कि शहरी इलाकों में एक तो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे वो शिक्षा की सुविधा हो या व्यवसाय की सुविधा हो। तो इन वजह से पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो भारत के और जो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो शहरी क्षेत्र हैं इनमें बहुत तेज़ विस्तार हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारी जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जा रही है ना। और इसकी वजह से क्योंकि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वो इतनी जनसंख्या को एकदम अपने यहाँ समाहित नहीं कर पा रहे हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था, निवास और अन्य सुविधाएं उस तरह से नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। और धीरे धीरे इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो शहर हैं वो एक जो है बिना प्लानिंग के या बिना किसी नियोजन के, है ना, एक अनियोजित तरीके से धीरे धीरे शहरों का फैलाव होता चला जा रहा है। जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र थे या हमारी जो खेती की ज़मीनें थी, जो हमारी वन संपदाएं थी, वनस्पति जहाँ पे होती थी, वो धीरे धीरे जो हैं बिल्टअप एरिया जिसे हम कहते हैं शहरी निर्मित क्षेत्र में बदलती चली जा रही हैं। इसकी वजह से आपने कई समस्या हो रही हैं, जैसे कि जो हमारा तापमान है वो शहरी इलाकों में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि शहर बहुत फैल गए हैं, इसलिए लोगों को अपने दफ्तरों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैवल करना पड़ता है। इसकी वजह से प्रदूषण बहुत बड़ा है। तो प्रदूषण एक शहरों में बहुत बड़ा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पीने का पानी और सीवरेज या एक अच्छे रहने के निवास और बच्चों के खेलने के लिए हमारे जो हैं पार्क, ये सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शहरों में वो धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। और सबसे बड़ा जो हमें दिक्कत आ रही है वो है प्रदूषण की। प्रदूषण हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने शहरों का जो ये विस्तार है, क्या हम इसको समझ पाते हैं और क्या हम ये बता सकते हैं कि आने वाले सालों में हमारा शहर का विस्तार कैसे होगा। अगर हम ये वाली नीति फॉलो करें या हम इस तरह के एक्शन लें तो हमारे शहर कैसे फैलेंगे। तो ये सब जो है एक आजकल बहुत आजकल अर्बन एरिया में ये एक रिसर्च का बहुत ज्वलंत टॉपिक है कि क्या हम अपने शहरों की फ्यूचर में या आने वाले सालों में हमारे शहर किस तरह फैलेंगे, क्या हम इसके बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शहरों का भविष्य में, आने वाले भविष्य में किस तरह से फैलाव या विस्तार होगा, तो हम उसी के हिसाब से बहुत सारे अपने एक्शन या अपने पानी की वाटर सप्लाई प्लान करना या फ्यूचर में हमारी सड़कें कैसे हों, ट्रैवल का मोड कैसे हो, उसी तरफ से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और हम ये भी इंश्योर कर लेंगे कि भविष्य में जो हमारे शहरी फैलाव है उसकी वजह से हमें प्रदूषण और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो। इसलिए जो ये आज का टॉपिक है कि शहरों का फैलाव कैसे हम अध्ययन करें और कैसे हम भविष्य के फैलाव का अनुमान लगा लें, ये आजकल बहुत आज के युग में और आज की परिस्थितियों में ये एक बहुत रिसर्च का, शोध का एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है। तो आज हम थोड़ा इसी पे बात करेंगे। देखिए, जब हम किसी शहर का विस्तार जानना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले शहर कितना था, अब कितना हो गया है। तो इसके लिए हमें ऐसे नक्शे चाहिए जो कि हमें भूत का और वर्तमान में शहर की स्थिति दिखाएं। यहाँ पे जो आपने सुदूर संवेदन है ये बहुत काम करता है। ये हमें पुराना दशक का या पुरानी तारीखों का और आज की तारीख में अगर हम वहाँ की सैटेलाइट इमेजरी ले लें और इनसे हम अगर शहर का नक्शा बनाएं और इन नक्शों को अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे से,
तो हमें बता सकते हैं कि पिछले सालों में शहर का विस्तार कैसे हुआ है, किन क्षेत्रों में हमारे शहर का विस्तार हुआ है और किन कारणों से ये विस्तार हुआ है, और इस विस्तार की वजह से कितनी जो हमारी खेती की भूमि थी या ऐसी भूमि थी जहाँ हमारे जंगल थे या वनस्पति थी, उनका ह्रास हुआ, कैसे वो सब धीरे धीरे जो है जैसे शहरी निर्मित क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए हैं, कैसे हमने अपने जो तालाब थे और विभिन्न पानी के स्रोत थे उनको भी कैसे कैसे धीरे हमने हमारे जो शहरी निर्मित थे उन्होंने धीरे धीरे उन पे कैसे इंक्रोचमेंट कर लिया, कैसे कैसे उन पे हमने मतलब परिवर्तित निर्मित क्षेत्रों में बदल दिया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो आजकल फ्लड आ रहे हैं, है ना, ये भी इसका एक अर्बन फ्लड जिसे नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों में आजकल थोड़ी बारिश होने की वजह से एकदम जल भराव हो जाता है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कैसे इसका क्या कारण है? शायद हमने अपने जो शहरी हमारा फैलाव था वो एक तरह से हमारा नियोजित नहीं था, इसकी वजह से कई हमने अपनी नदी, तालाब और नाले जो थे जहाँ पे कि पहले पानी की निकासी होती थी वो हमने निर्मित क्षेत्र में बदल दिए हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और हमें अक्सर शहरी क्षेत्रों में जल भराव का सामना करना पड़ता है। इस बातों को संदर्भ में लेते हुए हमने एक देहरादून दून वैली जिसका नाम है, उसके लिए हमने सुदूर संवेदन की डाटा की मदद से हमने ये जानने की कोशिश की कि दून वैली में किस तरह शहरों का फैलाव हुआ है और इसकी वजह से क्या क्या जो हमारे अलग अलग निर्मित वो खेती की ज़मीन थी या हमारी जो वनस्पतियाँ थी, ज़मीन थी, नदी नाले थे, किस तरह वो अब निर्मित क्षेत्रों में बदल गए हैं। तो जैसे आप ये अपनी स्लाइड में देख सकते हैं कि ये पूरी जो डाटा है ये IRS लिस्ट 3 का डाटा है और ये 23.5 मीटर का इसका रेजोल्यूशन है, ठीक है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये दून वैली का क्षेत्र है। तो इसमें आप देखें जो लाल रंग से दिख रहा है ये सारे जंगल हैं और ये जो आपको सियान रंग से दिख रहा है ये है देहरादून शहर। तो दून वैली में जो सबसे बड़ा शहर है वो देहरादून है। इसके साथ छोटे छोटे शहर भी हैं, इधर जाएंगे तो डोईवाला है और विकास नगर वगैरह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है वो देहरादून है। तो आप कह सकते हैं कि जिसे इंग्लिश में कभी ना बोलते हैं मदर सिटी, मतलब इस पूरे क्षेत्र का जो सबसे बड़ा शहर है वो देहरादून है। और जो वो ये आप देख सकते हैं और जो ये आप देख रहे हैं ये हमारे नदियां हैं बेसिकली। इस समय इनमें पानी नहीं है, इसमें इनका कलर आपको ब्लू दिख रहा है, अगर पानी होगा तो कलर बदल जाएगा। और ये जो है ये साल फॉरेस्ट हैं, ये सारे सेल फॉरेस्ट हैं। तो ये एक इसकी जो इस घाटी की लंबाई जो है ये करीब 72 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ये डाटा जो है ये IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिस्ट 3 सेंसर का डाटा है और 23.5 मीटर है। तो आप देख सकते हैं इस डाटा से हम बता सकते हैं कि कहाँ पे शहर था, कहाँ पे हमारे जंगल थे, कहाँ पे हमारी खेती की ज़मीन थी, कहाँ पे हमारे नदियाँ थीं, ये सब आप आराम से बता सकते हैं। तो अगर हम पहली बात ये कि हमें इस अध्ययन की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता इसलिए थी कि दून घाटी में जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से पूरे जो है हमारा जो है 56% जो हमारी जो दून घाटी में शहरी जनसंख्या है वो 56% है। मतलब अगर आप पूरी दून घाटी की जनसंख्या लें तो उसका 56% जो हमारी जनसंख्या है वो शहरों में रहती है और उस 56% में से भी आपकी 76% जो आबादी है ये दून शहर के दून और उसके आसपास के इलाके में रहती है। तो देहरादून जो हमारा शहर है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जो पहले ग्रामीण थे लेकिन अब निर्मित और शहर का ही पार्ट हो गए हैं, इसको हम DUA कहते हैं, यानी देहरादून नगरीय समूह। तो ये देहरादून और उसके आसपास के एरिए जो अब सब मिला के देहरादून नगर समूह बन गए, तो उसकी 76% इस 56 की भी 76% जो आबादी है वो देहरादून शहर में रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये देहरादून है, ये हमारे इस दून घाटी का एक प्राइमेट सेटलमेंट सिस्टम है या मदर सिटी है। मतलब सबसे बड़ा शहर जो है जो कि सारे इस क्षेत्र को कंट्रोल करता है, सारे व्यवसाय बड़े बड़े यहीं पे हैं, ये देहरादून है। बाकी छोटे छोटे शहर विकास नगर, हरवरपुर, डोईवाला इधर हैं।
तो इसलिए मैंने कहा दून घाटी में एक प्राइमेट सिटी सेटलमेंट सिस्टम है। प्राइमेट सिटी मीन्स एक मुख्य सिटी है और उसके साथ छोटे छोटे सिटी हैं, और इसमें देहरादून शहरी समूह जिसे हम DUA कहते हैं, ये एक प्राइमेट सिटी है, इस इलाके की सबसे बड़ी सिटी है। इसके साथ देहरादून जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक, आपने देखा होगा कई अच्छे मशहूर स्कूल जैसे दून स्कूल वगैरह सब यहीं पे हैं यहाँ पे, और व्यवसाय भी यहाँ का बहुत बड़ा है। यहाँ पे कई तरह के व्यवसाय हैं, कई लोगों को यहाँ पे नौकरी है। शैक्षिक और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में भी उभरी है। ठीक है, तो इसकी वजह से देहरादून का जो हमारा शहर था, इसका इतनी तेज़ी से जो है हमारा ग्रोथ हुई है, इतनी तेज़ी से इसका फैलाव हुआ है कि अब ये जो है हमारा फैलाव एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है। मतलब हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल चरमरा गया है ना। हम अब इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने में हमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप देखें शहर के किसी पार्ट में उस तरह कभी पानी नहीं आता, कभी सड़कें ठीक नहीं हैं। तो कि इसके कारण ये है कि स्पेशली सन 2000 से लेके आज तक देहरादून का नगर समूह का इतना तेज फैलाव हुआ है कि उतनी तेज़ी से हम बाकी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी हम नहीं दे पाए। इसकी वजह से हमारे जो शहरी समूह हैं वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमारा अनुसंधान के उद्देश्य थे कि भूमि कवर परिवर्तन की प्रक्रिया की खोज और क्या कारण है जो इसे चलाते हैं, मतलब और भविष्य में भूमि कवर परिदृश्यों को प्रोजेक्ट करना। हम ये समझने की कोशिश करी थी इसमें कि किस तरह से देहरादून DUA में किस तरह से जो विभिन्न भूमि कवर थे, जैसे बिल्टअप एरिया था और हमारा खेती का एरिया था, जंगल थे, ये सब किस तरह से बदले हैं और क्या कारण थे जिनकी वजह से बदले हैं, और भविष्य में ये कैसे बदलेंगे। इसको हम भविष्य के बारे में एक प्रोजेक्शन हम ज़रूर करना चाहते थे। साथ में हमने ये भी पता करने की कोशिश की कि अगर हम बहुत सारी नीतियाँ अपनाएं, मतलब हम अगर शहर की ग्रोथ के लिए अलग अलग नीति अपनाएं तो उनकी वजह से शहर का फैलाव कैसे होगा। तो हम ये जानने में बहुत इच्छुक थे कि शहर अभी तक कैसा फैला है और भविष्य में शहर विभिन्न पॉलिसियों के वजह से कैसा फैलेगा। अगर हम ये अच्छी तरह बता सकते हैं, एक्यूरेटली बता सकते हैं, तो हम इसके हिसाब से अपने सिटी का भविष्य का नियोजन कर सकते हैं। हम वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इसी के हिसाब से दे पाएंगे। तो हमने ये पढ़ा है, इसमें हमने जो भू कवर लिए, सबसे पहला था बिल्ट अप शहरी। तो ये देहरादून शहरी समूह की सीमाओं के भीतर स्थित जो भी है, चाहे वो कृत्रिम है, बेसिकली जो मानव की गतिविधि की वजह से जो हमारे प्राकृतिक कवर थे और वो कृत्रिम भवन उसमें बदल गए हैं, तो ये हम कहते हैं बिल्ट अप शहरी, जिसमें हमारा सारे मकान, हमारे जितने रहने के भवन हैं और जो भी भवन है, हमारी सड़कें हैं, और ये सब चीज़ें जो होती हैं बिल्टअप में आती हैं। और जो ये सब म्यूनिसिपलिटी के देहरादून नगर समूह के अंदर है, इसको बोला जाता है बिल्टअप शहरी। इसके अलावा जो बिल्टअप देहरादून के नगर समूह के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वो भी इसकी वजह से धीरे धीरे शहरी इलाकों में बदलते चले जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं बिल्टअप गैर शहरी। मतलब जो देहरादून समूह के अंदर जो बिल्टअप है, जितने भवन हैं, सड़कें हैं और चीज़ें हैं जो कि मानव द्वारा बनाई गई हैं, इन सबको बोला जाता है बिल्टअप शहरी। और जो DUA के बाहर हैं उनको बोला जाता है बिल्टअप गैर शहरी। दूसरी चीज़ भी खेती और प्रबंधित क्षेत्र, जो हमारी खेती की भूमि है या हमारे बाग थे या वृक्षारोपण करके किया गया, जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया, तो इनको बोला जाता है खेती और प्रबंधित क्षेत्र। ठीक है। तीसरी चीज़ भी प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र, जिसमें हम वन, झाड़ीदार भूमि, घास के मैदान और विरल वनस्पति, ये सब कहलाते हैं प्राकृतिक और अर्धप्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र। और जो लास्ट में आखिरी है वो है कृत्रिम और प्राकृतिक जल निकाय, जिसमें कि हमारी नदियाँ, नहरें, जल, झीलें और तालाब। तो आप देखिएगा कुल हमने इसमें जो है 5 तरह के हमने भूमि कवर लिए हैं। बिल्टअप जो कि शहर के या DUA के अंदर है, देहरादून नगर समूह के अंदर लोकेटेड है। बिल्टअप गैर शहरी जो कि DUA देहरादून नगर समूह के बाहर है। तीसरी चीज़ है खेती और प्रबंधित क्षेत्र, जिसमें कि हमने खेती और मानव द्वारा बाग या वृक्षारोपण में वो हुआ।
उसके बाद है प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र, जिसमें कि हमारे वन और झाड़ीदार भूमि वगैरह हैं। और लास्ट में है जिसे हम कहते हैं जल निकाय, जिसमें कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। नदियाँ जो है वो प्राकृतिक हैं, नहरें जो है वो कृत्रिम हैं, झीलें तालाब भी दोनों हो सकती हैं, कृत्रिम भी हो सकती हैं और प्राकृतिक भी हो सकती है या मानव निर्मित भी हो सकती है। तो हमने सैटेलाइट डाटा से ये 5 भू कवर हमने अलग अलग समयों पे हमने डेलिनेट किए, बनाए। तो अगर आप ये देखें तो ये है दून वैली का लैंड कवर मैप 2001 का। तो आप ये देख सकते हैं, जो लाल में है ये है निर्मित शहरी, जो ये आपके इस रंग में है पीले रंग में ये है निर्मित गैर शहरी, क्योंकि उसके बाहर आ गए हैं। जो ये सब आप देख रहे हैं इसमें वन है ना, और आपके जैसे मैंने बोला था ये वाली प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र आपके हरे रंग में, इसमें वन भी है और आपके घास के मैदान, विरल वनस्पति सब कुछ है। और जो आपके ये हैं आपके इस रंग में ये हैं ये आपके हो गए खेती के क्षेत्र, जहाँ पे मानव द्वारा खेती की गई या यहाँ पे हमारे द्वारा वृक्षारोपण करके बाग बगीचे लगाए गए। तो अगर आप देखें 2001 में जो हमारा ये सारा एरिया खेती का था, ये एरिया जो कि शहरी निर्मित था, और ये एरिया थे जो कि शहर के, ये क्षेत्र जो है शहर के म्यूनिसिपैलिटी से कहें या DUA की बाउंड्री जो है नगर समूह की बाउंड्री के बाहर थे। ये 2005 में फिर से हमने एक सैटेलाइट इमेजरी ली और आप देख सकते हैं कि जो आपके शहर के अंदर निर्मित क्षेत्र थे ये तो आप देखिए इतने बढ़ गए हैं, लेकिन आप धीरे से अगर देखें धीरे धीरे जो क्षेत्र नगर समूह के बाहर थे वो देखिए धीरे धीरे यहाँ देखिए ये बढ़ गए हैं, ये सब देखिए यहाँ पे बढ़ गए हैं और हमारा खेती का क्षेत्र धीरे धीरे आप देखिए कम होता चला जा रहा है। और 2009 में आप देखेंगे, ये देखिए 2009 में देखिए हमारा जो शहर के अंदर निर्मित क्षेत्र था वो कितना बढ़ गया है, और ज़्यादातर जो ये है दक्षिण दिशा में बढ़ा है, क्योंकि इधर तो हमारी जो है ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो है बनाना आसान नहीं है मकान। तो देखिए साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हमारा निर्मित क्षेत्र शहरी बहुत बड़ा है। साथ ही आप अगर ये देखिए धीरे धीरे ये यहाँ पे अगर आप देखें ये क्षेत्र भी जो हैं जो आपका बिल्टअप एरिया है गैर शहरी, यहाँ देखिए आप इस क्षेत्र में एकदम ये बढ़ा है। तो अगर आप देखें धीरे धीरे ये किसका हो रहा है, आप धीरे धीरे आप देखिएगा या तो वनस्पति वाले क्षेत्रों का और या हमारी खेती की भूमि का ह्रास हो रहा है, और इसकी जगह धीरे धीरे इसके ऊपर जो है हमारे बिल्टअप एरिया आ रहे हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे गैर शहरी हो। इसका असर ये होता है कि इसकी वजह से जो हमारी बरसात होती थी उसमें पानी जो वाटर टेबल नीचे चला जाता था, वो मतलब ग्राउंड के अंदर ज़मीन के अंदर पानी जो जाता था अब वो बह के नदी नालों में चला जाता है। तो इससे हमें कभी कभी आप देखेंगे हमारे इलाकों का जो पीने वाला वाटर लेवल है वो भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है लैंड कवर। तो इससे आप देख सकते हैं हमने ये सारे लैंड कवर जो है हमने अलग अलग टाइम पे रिमोट सेंसिंग इमेजेस IRS लिस्ट 3 की इमेजेस हमने अलग अलग समय की ली, 2009, 2005 और 2001, 4-4 साल पे ली। इनसे हमने ये जो हमारे वन कवर थे इनको हमने इन पे बनाया और फिर हमने कंपेयर किया, तो हमें पता लग सकता है कि हमारे शहर का जो फैलाव है देखिए नीचे की तरफ इधर हो रहा है, प्लस इस क्षेत्र में और इस तरफ जो है आप देखिए शहर का बहुत फैलाव हो रहा है। तो दूसरी बात है क्यों हो रहा है, क्या इस क्षेत्र में सड़कें ज़्यादा हैं, क्या इस क्षेत्र में ज़मीन समतल है, या इस क्षेत्र में ज़्यादा व्यवसाय के मतलब साधन है, क्या इनकी वजह से इस क्षेत्र में हमारा फैलाव हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि ये इतना हमारा जो है जो ये वाला इलाका है ऊपर का ये जो है ये थोड़ा उतना समतल नहीं है, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तो क्या इसकी वजह से इधर कम फैला हुआ और नीचे हमारा फैला हुआ। आप यही पता लगा सकते हैं क्या पहले जो हमारे वनस्पति वाले क्षेत्र थे वो धीरे धीरे, पहले आप देखिए ध्यान से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे वनस्पति वाले क्षेत्र होते हैं पहले वो खेती की ज़मीनें बदलते हैं, फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जो खेती की ज़मीन होती है वो धीरे धीरे बिल्टअप में हो रही है। क्या ये 3 स्टेज प्रोसेस है कि जो हमारे वनस्पति क्षेत्र है वो पहले हमारे खेती या खाली
मैदानों में बदलते हैं, और धीरे धीरे वो जो खाली मैदान या खेती की ज़मीनें हैं वो धीरे धीरे बिल्टअप में बदल रही हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा ये लैंड कवर का जो बदलाव हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई एक वो है, पैटर्न है, क्या एक पर्टिकुलर तरीके से चल रहा है, या सीधे वन क्षेत्र ही हमारे निर्मित में हो रहे हैं? कहाँ पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या इस क्षेत्र में बेहतर सड़कें हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, या व्यवसाय के कारण, जैसे मैंने कहा? तो इस तरह की चीज़ें हम बता सकते हैं कि हम केवल ये नहीं बता सकते कि क्षेत्र में फैलाव किधर हो रहा है, हम ये भी जान सकते हैं कि फैलाव इस क्षेत्र में क्यों हो रहा है और क्षेत्रों में क्यों नहीं हो रहा है। क्या ज़मीन समतल है इसलिए हो रहा है, और जो ये बदलाव हो रहा है किस तरह से हो रहा है? क्या वन भूमि, पहले जो हमारे वनस्पति क्षेत्र थे वो पहले हमारे खेती या खाली मैदानों में बदल रहे हैं, और धीरे धीरे वो खेती और खाली मैदान धीरे धीरे हमारे बिल्टअप शहरी और गैर शहरी में बदल रहे हैं। तो आप ना, इससे आप देखिए कई प्रश्नों का आपका आंसर केवल इन 3 मैप को अगर आप ध्यान से देखें, या जिसे हम GIS में हम कहते हैं ओवरले टेक्निक, एक के ऊपर एक अगर हम इन्हें रख के देखें ऐसे, तो हम बता सकते हैं कि क्यों जो ये शहर का फैलाव हो रहा है ये क्यों इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं, कई प्रश्न हैं जिनका आंसर आप जो रिमोट सेंसिंग के द्वारा, सुदूर संवेदन के द्वारा जो नक्शे हैं इनके थ्रू आप जान सकते हैं। तो पहला जैसा हमारा टॉपिक था ये कि शहरी फैलाव के अध्ययन में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें हमने देखिए केवल ये रख के हम ये इससे जान पाए हैं कि शहर का फैलाव कैसे हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, क्या हम किसी तरह ये बता सकते हैं कि आने वाले सालों में अगर हम इस नीति से फॉलो करें तो हमारा शहर कैसे फैलेगा, कैसे जाएगा? तो ये देखिए, ये बताता है, देखिए इसमें कि ये आपका जो खेती वाला क्षेत्र था, ये वनस्पति है, ये आपका बिल्टअप है, और ये बिल्टअप है शहरी। तो आप देखेंगे 2000 से 2005 में ये कम होना है, ये प्लस है। इसका मतलब ये इन सालों में जो हमारा बिल्टअप था गैर शहरी, बिल्टअप शहरी और खेती वाली ज़मीनें बढ़ी हैं, और सबसे ज़्यादा ह्रास जिसका हुआ है वो है वनस्पति वाला क्षेत्र। उसी तरह 2005 से लेकर 2009 तक हमारी जो खेती वाली ज़मीनें हैं वो बढ़ी हैं, और हमारा जो बिल्टअप है शहरी वो बढ़ा है, और बिल्टअप शहरी बढ़ा है, बिल्टअप नॉन शहरी बहुत बढ़ा है। तो अगर आप इन सालों में देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है इस तरफ, वो हुई है बिल्टअप गैर शहरी की। बिल्टअप गैर शहरी की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और सबसे ज़्यादा जिसका ह्रास हुआ है वो हुआ है हमारे वनस्पति वाले क्षेत्रों का। ठीक है, अब अगर आप देखें इसमें ये बताता है कि 2000 से 2005 में जो हमारा बिल्टअप शहरी बढ़ा, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था वो हमारी खेती का ज़मीन का था। इसका मतलब नगर समूह में जो हमारा बिल्टअप बढ़ा है वो सबसे ज़्यादा खेती की ज़मीन के परिवर्तन से बढ़ा है। उसी तरह 2005 में आप देखें, इसका मतलब नगर समूह में सबसे ज़्यादा खेती की ज़मीनें जो आईं वो सबसे ज़्यादा हमारी बिल्टअप में बदल गई। उसी तरह ओवरऑल अगर आप देखें जो गैर शहरी बिल्टअप था उसमें देखिए नेचुरल वेजिटेशन दोनों का है। तो अगर आप देखें हो ये रहा है कि जो हमारा नेचुरल हमारा वनस्पति क्षेत्र था वो हमारा खेती क्षेत्र में बदल रहा है, और एक खेती वाला क्षेत्र धीरे धीरे हमारा बिल्टअप में बदल जा रहा है। ठीक है, आप ये देखिए जो कल्टीवेटेड और आपके मैनेज एरियाज हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारी खेती की ज़मीनें हैं उनमें जो योगदान था वो सबसे ज़्यादा वनस्पति क्षेत्र का था। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे जो वनस्पति क्षेत्र हैं वो पहले हमारे खेती वाली ज़मीनों में बदल रहे हैं, और धीरे धीरे जो खेती वाले क्षेत्र हैं ये धीरे धीरे हमारे बिल्टअप शहरी और गैर शहरी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह हम ये पता लगा सकते हैं कि किन फेज़ों में कैसे कैसे विभिन्न भू कवरों का परिवर्तन एक से दूसरे उसमें हो रहा है। ठीक है, अब जो हमने टेबल बनाई ये देखिए एक मैप है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि 2001 से लेके 2005 तक शहर के आसपास अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, खेती की ज़मीन जो है निर्मित क्षेत्र में बदली है, और आसपास के इलाकों में आप देखेंगे कि ये जो हमारी वनस्पति वाला क्षेत्र था वो खेती की ज़मीन बदला है। देखिए यहाँ पे बाहर जो है वनस्पति वाला क्षेत्र पहले खेती की ज़मीनें बदला है,
और शहर के आसपास जो है जो भी हमारा खेती की ज़मीन थी वो बिल्टअप में बदली है। तो वही जो मैंने कहा था वही आपको साफ साफ यहाँ दिख सकता है। 2005 और 2009 में देखेंगे, देखिए शहर और उसके आसपास जो हमारी खेती की ज़मीन थी वो बिल्टअप शहरी में बदल गई। आसपास जो हमारे जितने वनस्पति क्षेत्र थे पहले वो उसमें बदले हैं खेती की ज़मीनों में, और ये नीले में आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये खेती की ज़मीनें जो हैं बिल्टअप में बदल गई। तो देखिए शहर के बाहर जो है जो हमारे वनस्पति वाले क्षेत्र थे वो बदल रहे हैं पहले खेती की ज़मीनों में, और खेती वाली ज़मीनें जो सड़कें के साथ थी वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं आपकी बिल्टअप में। और शहर के आसपास जो है सबसे ज़्यादा जो है जो हमारी खेती की ज़मीनें थी वो जो है हमारी बिल्टअप में बदल रही हैं। ठीक है, अब हमारा एक विकास का मॉडल है, क्या हम इस परिवर्तन को समझ सकते हैं? तो हमने ये कहा कि भाई जो बिल्टअप शहरी है उसकी वृद्धि के लिए 7 कारकों पर निर्भर करती है। पहली चीज़ ये है कि उस भूमि में पहुंच कितनी है, यानी प्रमुख सड़कों से कितनी दूरी है, छोटे सड़कों से कितनी दूरी है, क्योंकि आजकल किसी भूमि को परिवर्तित होने के लिए पहुंच बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे स्थानीय स्तर की सुविधाएं कितनी है, यानी उसके आसपास शहरी बिल्टअप एरिया कितना है, और कृषि भूमि की मात्रा और वनस्पति भूमि की मात्रा कितनी है, और लास्ट में वहाँ पे समतल ज़मीन है या यहाँ पे एक स्लोप है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो शहर के अंदर जो हमारी भूमि की खेती की भूमि जो आपकी बिल्टअप में परिवर्तित हो रही है उसके ये 4 मुख्य कारण हैं। सड़क के किनारे होगा तो जल्दी परिवर्तित होगा, आसपास ज़्यादा बिल्टअप होगा यानी अगर स्थानीय स्तर की सुविधाएं होंगी तो जल्दी कन्वर्टेड होगा, साथ में अगर उचित मात्रा में भूमि उपलब्ध होगी तो जल्दी बिल्टअप में कन्वर्ट हो जाएगी, और लास्ट है कि वहाँ पे ऊंचाई कितनी है, ज़मीन समतल है या पहाड़ी है। ये देखिए ये दिखाता है मैप कि मुख्य सड़कें से, ये मुख्य सड़कें हैं, इनसे कितनी दूरी है। तो ये जो नीले काला है तो मुख्य सड़कें हैं, जो आपको ये नीले में दिख रही हैं ये बताती है कि इससे कितनी दूरी है, और जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी उतनी भूमि का परिवर्तन होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये है ऊंचाई का मॉडल। देखिए ये क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई है तो यहाँ पे आसानी से अर्बन नहीं आएगा, अर्बन आएगा इन क्षेत्रों में जहाँ पे कि भूमि समतल है, जहाँ पे भी आपकी भूमि खेती वाली भूमि समतल होगी आप आराम से वहाँ पे निर्मित क्षेत्र ला सकते हैं, आपकी कीमत भी कम होगी। ये है आसपास में कितनी भूमि की मात्रा उपलब्ध है, ये आप देखिए जितना ज़्यादा ये कलर होगा रेड उतनी ज़्यादा भूमि मात्रा उपलब्ध है, उतना ज़्यादा ये क्षेत्र जो है बिल्टअप में बदलने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, दूसरा जो हमने कहा बिल्टअप गैर शहरी, जो क्षेत्र जो इलाके शहरी इलाकों के बाहर हैं उनके में भी देखिए पहुंच तो बहुत ज़रूरी है, प्लस आपके देहरादून सिटी या दूसरे शहरों से कितनी दूर है। जो खेती के इलाके शहरों के पास होंगे उनका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बिल्टअप एरिया में बदल जाएंगे। दूसरी है आसपास के क्षेत्रों में कितनी भूमि उपलब्ध है, और लास्ट में उपाय। अगर आप देखें जो भूमि शहर के अंदर है उसमें शहरी स्थानीय सुविधा है केवल है, लेकिन इसमें एक फैक्टर और जुड़ जाता है, वो है आपका बड़े शहरों से कितनी दूरी है। तो ये डिसाइड करता है कि जो खेती वाली भूमि शहरों के बाहर है उसका बिल्टअप में बदलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए ये अलग अलग शहर दिखाए हमने, ये देहरादून शहर है, ये अलग शहर है, तो जो भूमि इसके पास होगी उसके परिवर्तित होने के चांस ज़्यादा होंगे, जो देहरादून के पास होगी उसके परिवर्तित होने के चांस होंगे। ये दिखाता है कि अलग अलग खेती की भूमि की अलग अलग शहरों से कितनी दूरी है। जो खेती की भूमि नगर समूह के जितनी पास होगी वहाँ पे बिल्टअप आने की प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा है। ये देखिए नगर समूह से दूरी, ये देहरादून नगर समूह है, जो ज़मीन इसके जितनी खेती की ज़मीन इसके पास होगी उतनी जल्दी ही वो परिवर्तित हो जाएगी बिल्टअप में। ठीक है, और खेती की ज़मीन को विकास डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था जो वनस्पति क्षेत्र हैं वही प्राकृतिक खेती की ज़मीन में बदल रहे हैं। तो पहला कारण है प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक वनस्पति की मात्रा, कृषि भूमि की मात्रा, जल निकाय से दूरी, क्योंकि खेती के लिए हमें पानी चाहिए तो जल निकाय से दूरी बहुत ज़रूरी है, और आखिर है डिजिटल मॉडल
मतलब उस क्षेत्र में भूमि समतल है कि नहीं। यदि भूमि समतल होगी तो आप खेती आराम से कर सकते हैं, अगर भूमि समतल नहीं होगी तो आपको समतल बनाने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अभी तक जो शहरी विकास के मॉडल थे उन सब में आत्मीयता की बहुत कमी थी, प्लस उसमें जो है मॉडल आशकर निशान और त्रुटि द्वारा किया जाता था। मतलब मॉडल का जो हम कैलिब्रेशन थे वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू करते थे, इसमें बहुत टाइम लगता था। प्लस ये मॉडल जो थे ये प्रकृति में गैर स्थानिक थे और इनमें सकलता थी, मतलब ये फाइन सूक्ष्म स्केल पे नहीं जा सकते थे, ये सब जो है बड़े ग्रॉस स्केल पे चलते थे। तो मेन कारण था आत्मीयता की कमी, आत्मीयता, ये सकलता थी इनमें। ये गैर स्थानिक मॉडल थे, ये लोकेशन वाइज नहीं चलते थे। प्लस ये इनमें जो है कैलिब्रेशन में हमें ट्रायल एरर जिसे कहते हैं वो करना पड़ता था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा समय निकलता था और इनमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी थी। मतलब इनको मतलब अगर हमें मॉडल को चलाना है तो इसमें बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल और बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए हमने इसको के लिए हमने ANN का इस्तेमाल किया है, जिसे कहते हैं, यहाँ पे शायद किसी वजह से आ नहीं पा रहा है, ये कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जिसे ANN कहते हैं का उपयोग किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो ये कारण है, सड़क से दूरी, आसपास उसका स्लोप कितना है, इन सब को और वो क्षेत्र की प्रोबेबिलिटी कि वो परिवर्तित होगा कि नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ANN का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि नियमों को विषयगत रूप से परिभाषित करने के बजाय सीधे डाटाबेस से ANN पकड़ लेता है, तो इसमें हमें सब्जेक्टिविटी या विषयगतपन कम हो जाता है। दूसरा, दृष्टिकोण को अधिक उद्देश्यपूर्ण और समय बचाने वाला। मैंने कहा था यहाँ पे समय का बहुत लगता था, अगर हम ANN इस्तेमाल करेंगे तो ये बेसिक हमारा जो है समय बचाता है और व्यक्तिपरकता और आशंका समय को कम करने के लिए। अब आप ANN को कोई भी चलाए तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि इसमें व्यक्तिपरकता और अनशन समय में कम करने के लिए बहुत मदद मिलती है। अब इसमें ANN की क्या भूमिका है? पहली तो है वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से सीधा डेटाबेस से पैटर्न सीखने में सक्षम है। ANN डाटा के वितरण गुणों के बारे में कोई धारणा नहीं रखता। आपका किसी तरह का भी डाटा हो सकता है। डेटा प्रकारों के मिश्रण का उपयोग किया सकता है। आप इसमें अलग अलग तरह के डाटा का मिश्रण कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारा डाटा एक जैसा हो। आप गैर संख्यात्मक डाटा का उपयोग भी कर सकते हैं। ये देखिए बात वही है, आप संख्यात्मक डाटा हो या गैर संख्या वाला डाटा हो, दोनों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं और ये अधिकतर गैर रेखीय समस्याओं को हल कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे शहर का विकास है या जो हमने अर्बन स्प्रॉल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सब जो है गैर रेखीय समस्याएं हैं। तो इनको जो आप सीखना और समझना थोड़ा सा जटिल होता है, इनको जटिल होता है। तो ANN जो है ये अत्यधिक गैर रेखीय समस्याओं को हल कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसको ANN को कैसे लगाया है। इसमें हमने बिल्टअप, सिटी कोर, सड़कों और निर्मित के मैप बनाए, हमने इनकी वैल्यू निकाली और हमने ANN का प्रशिक्षण किया। हमने उसे बताया कि भाई अगर ये वैल्यू है तो ये इस क्षेत्र में विकास होगा, एक मतलब शून्य मीन्स विकास नहीं होगा। ये डाटा हमने ANN को दिया और धीरे धीरे ANN सीखने लग गया। धीरे धीरे ANN जानने लग गया कि अगर ये संख्या हैं, ये चीज़ें हैं, तो ये ज़मीन जो है इसमें वृद्धि होगी, ये जो है बिल्टअप में परिवर्तित हो जाएगा, अगर नहीं है तो इसका विकास नहीं होगा, ये ऐसी रहेगी। ये डाटा हमने ANN को दिया और उसका हमने धीरे धीरे प्रशिक्षण किया कि भाई अगर आप ये है तो आप ये सीखिए कि ये 0 रहेगा, शून्य रहेगा या 1 रहेगा। शून्य का मतलब है कोई विकास नहीं होगा या 1 का मतलब वृद्धि होगी या विकास होगा। तो ये जो है एक मॉडल है जिसे कहते हैं बहुपरत, क्योंकि इसमें 3 परतें होती हैं। परसेप्ट्रॉन ये होते हैं, फीड फॉरवर्ड ये आगे की तरफ चलता है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क ANN ये होता है। तो इसमें हम इनपुट देते हैं, फिर हमारे छिपी हुई परत में आते हैं और बाहर आउटपुट परत में आते हैं। फिर जो आउटपुट आता है इसको हम लक्ष्य मूल से कंपेयर करते हैं। अगर इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस होता है, ज़्यादा फर्क है, तो वापस हम जो है इसको वापस डाल देते हैं।
इस तरह हम इसको प्रशिक्षण देते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य मूल और असली उसमें बहुत कम ना हो जाए। तो हमने इसमें नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए बैक प्रोपोगेशन लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग किया है। ये नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए एक एल्गोरिथम होती है जो इस्तेमाल होता है, जिसका कि हमने इस स्टडी में हमने इस्तेमाल किया है। देखिए मॉडल ऐसा है कि जीआईएस डाटाबेस से हमने एक सैंपल लिए या नमूना लिया, फिर हमने रिमोट सेंसिंग डाटा से इसका प्रशिक्षण किया। जब ये सीख गया तो इन वेट्स को या तोल को हमने असली डाटा में डाल दिया और हमने ये पता करने की कोशिश की कि विकास संभावना वहाँ है कि नहीं है। देखिए सारा मॉडल ऐसे चलता है। तो इसमें जो हमारा प्रशिक्षण का डाटा है वो जो है हमारा रिमोट सेंसिंग से आता है या सुदूर संवेदन से आता है, और फिर हम ये पता लगाते हैं कि इस जमीन की विकास की संभावना है या नहीं है। अगर है तो हम प्रेडिक्ट करते हैं, नहीं होती तो हम रुक जाते हैं। अब देखिए ये पहला हमने परिदृश्य बनाया है। अगर हम पहले मान लीजिए ये नीति अपनाते हैं कि हमारा शहर जो देहरादून हमारा नगर समूह है, यदि इसका सामान्य वृद्धि होती है, ठीक है, इसकी सामान्य वृद्धि होती है और नदी के 200 दायरे में कोई निर्माण नहीं हम अलाउ करेंगे, तो हम देखेंगे फ्यूचर में हमारा शहर ऐसे बढ़ेगा। हमारा विकास क्षेत्र जो है इस तरह हमारा नगरीय बिल्टअप बढ़ेगा और गैर नगरीय विकल्प दक्षिण दिशा में इस तरह बढ़ेगा, और जो दूसरा गैर नगरीय या यहाँ पे आएगा और इस तरफ हमारा शहर ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम शहर जैसा बढ़ रहा है उसी तरह बढ़ने देते हैं। तो ये हमारा परिदृश्य एक है। परिदृश्य दो ये है कि हम केवल शहर नहीं, हम कहते हैं शहर का ज़्यादा विकास नहीं करेंगे, हम उप शहरी क्षेत्रों का भी उतना ही विकास करेंगे और नदी के 200 मीटर में हम कोई निर्माण नहीं होने देंगे। तो हम देखते हैं इस तरफ हमारा उप शहरी क्षेत्र बढ़ जाएगा और शहर के आसपास हमारी भूमि का जो है उतना ह्रास नहीं होगा। ये है परिदृश्य 2। और तीसरा है परिदृश्य 3, वो है कि हम शहर को केवल एक उप शहरी नहीं, हम कुछ फैले हुए शहरी केंद्र बनाएं। हम शहर में अलग अलग पूरी उसमें छोटे छोटे शहर अगर फैलाना शुरू कर दें और नदी के 200 दायरे में कोई निर्माण ना होने दें, तो हमारा भविष्य का निर्मित क्षेत्र इस तरह होगा। तो इसमें देख सकते हैं हमने इसमें क्या क्या किया। हमने पहले ही अध्ययन किया कि शहर फैल कैसे रहा है, उसके लिए हमने सुदूर संवेदन का डाटा लिया, इंडियन डाटा लिया, भारत का लिस्ट 3। फिर हमने ये कारणों को जानना चाहा कि कैसे फैला है। फिर हमने ये जानना चाहा कि भविष्य में हमने 3 परिदृश्य बनाए कि अगर हम ये नीति रखें तो शहर कैसे फैलेगा, ये नीति रखें तो शहर कैसे फैलेगा, ये नीति रखें तो शहर कैसे फैलेगा। तो हमने भविष्य में भी 3 परिदृश्य बना दिए हैं। अब आप देखिए नाइट लाइट डाटा है, ये डाटा जो है रात का है। जैसे बिल्ली की आंख चमकती है उस तरह कभी भी लाइटों से भी शहर शाम को चमकता है। ये देहरादून है, ये दिल्ली, आप देख सकते हैं भारत इंडो गैंगेटिक प्लेन का है। इसके लिए भी हमने क्या किया, हमने एक मॉडल रन किया जिसमें हमने प्रति व्यक्ति आय, जिला सड़कों से और राष्ट्रीय राजमार्गों से दूरी और कम लागत वाली सतह बनाई, और श्रेणी 1, शहरी 2 और मेट्रो शहरों से कितनी दूरी है। इन कारणों को लेते हुए हमने ये देखिए हमने बनाया कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्गों से कितनी दूरी है, और जिला सड़कों से कितनी दूरी है, और जिला सड़कों वाली सतह कितनी है। इसकी वजह से हमने एक इंडो गैंगेटिक प्लेन में हमने ये जानने की कोशिश की 2008 तक कैसा शहर फैला है और 2020 में किस तरह का फैलाव होगा। तो हम इसमें देखिए निष्कर्ष ये निकला कि एएनएन मॉडलिंग प्रक्रिया से आंखियों समय और व्यक्ति प्रतिका को कम करने में मदद करता है। जीआईएस का उपयोग स्थानिक डाटा को संभालने, साइट विशेषताओं को प्राप्त करने और एएनएन नेटवर्क के लिए प्रशिक्षित डाटा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एएनएन का उपयोग भविष्य की शहरी विकास संभावना और साइट विशेषताओं के बीच संबंधों को प्रकट करने के लिए किया जा सकता है। तो इससे देखिए हमने अपने क्या किया है, हमने शहरों का फैलाव सुदूर संवेदन के उपयोग के थ्रू हमने पहले उसका अध्ययन किया, फिर हमने कारणों का अध्ययन किया, और फिर हमने अलग तरह के परिदृश्य बनाए। और ये काम हमने केवल देहरादून नगर समूह के लिए नहीं, हमने समूचे इंडो गैंगेटिक प्लेन में भी नाइट लाइट डाटा इस्तेमाल करके इसी तरह भविष्य का जो बिल्टअप एरिया है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। और इस सब में जो है हम ये काम बहुत तेज़ी से कर पाए और व्यक्ति प्रगता इसमें कम हो गई।
तो इस तरह हम ना केवल शहर का फैलाव का अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि यही बता सकते हैं कि भविष्य में शहर कैसे फैलेगा। अगर हमें ये पता लग जाएगा तो कई हम जो त्रुटियां हैं उनको दूर कर सकते हैं और उचित तरीके से हम अपने शहरों का नियोजन भी कर सकते हैं। तो यही मैं आपको इसमें आपकी मेरी चर्चा का विषय था कि हम सुदूर संवेदन का नगरीय फैलाव में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू।